ट्रम्प जो है वेनेजुएला में भी अटैक करके वो ऑलरेडी फंस चुका है वहाँ पे। ना कोई वहाँ से तेल निकाल पाया है, ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है ऑयल की प्राइस के ऊपर। आपने एक चीज नोट की है, जब से 2025 का स्टार्ट हुआ है एक बैड वाइब नहीं आती आपको? पनौती आ गया ना। हाँ, ग्लोबल इसका पॉलिटिक्स प्रेसिडेंटशिप भी तो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, जनवरी से। मतलब बस आपको एक डर है कि बस अमेरिका भूल चुका है अपने बाप को बुलाने के चक्कर में, दज्जाल को बुलाने के चक्कर में जो भी दुनिया में गंद मचाया इजराइल के साथ मिलके। बात वही है कि सिस्टम चेंज हो रहा है। जो तलवार है वो पहले एक बंदे के पास थी, अब बहुत सारे लोगों को तलवार होगी। तो एक्सपेक्ट मोर वॉर्स हैपनिंग। अब ये यूनिटरी वर्ल्ड नहीं है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अल्ताफ़ वज़ीर ऑफिशियल। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैं आपको जियो पॉलिटिकल का कंटेंट डालता हूँ इस चैनल पे, शायद उसका कोई सेपरेट सेगमेंट ही कर दें। और मेरे साथ मौजूद है आज मेरे होस्ट इस शो के, और वो हैं बड़े प्यारे हमारे दोस्त अलीम भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अलीम भाई, कुछ सवाल है आपके रिगार्डिंग ये बताएं, क्या चल ईरान रहा पे है? हमला क्यों नहीं हुआ? क्या चीज़? ईरान पे हमला क्यों नहीं हुआ? ईरान पे यार हमला, बैकग्राउंड जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट भी सरमा के साथ की थी, मैंने बताया था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमला मेरे ख्याल से दो तीन वजूहत हैं जिसकी वजह से नहीं हुआ। एक तो ये रीज़न था कि जितने भी अरब स्टेट्स थे उन्होंने अमेरिका को मना कर दिया। टर्की ने भी मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया, कतर ने भी मना कर दिया कि हमारी एयरबेस को यूज़ नहीं करना, जो आपकी एयरबेस हमारे कंट्री में है, ना हमारी आप बॉर्डर को यूज़ करना, ना हमारी जो बेसिकली फ़िज़ाई हदूद होती है उसको भी इस्तेमाल आप ना करें। क्योंकि ईरान ने भी एडवांस में सबको बता दिया था कि इन केस ऑफ एनी एग्रेशन वी विल अटैक ऑल दीज कंट्रीज़ जहाँ से भी अमेरिकी जहाज़ जो है वो उड़ा है। अब ट्रम्प जो है वेनेजुएला में भी अटैक करके वो ऑलरेडी फंस चुका है वहाँ पे। ना कोई वहाँ से तेल निकाल पाया है, ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है ऑयल की प्राइस के ऊपर। क्योंकि ट्रम्प अगर देखा जाए तो इस बेसिकली ट्रम्प वर्सेस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। रशिया में सैंक्शंस हैं, वेनेजुएला सैंक्शन है, ईरान सैंक्शन है, एक कंट्री बचा सऊदी अरब। अब सऊदी अरब इधर कैन मेक अ शिट लोड ऑफ मनी, और इधर इट कैन इंक्रीज ऑफ ऑयल सप्लाई, जिससे प्राइसेस कम हो सकती हैं, सप्लाई बढ़ा देगा वो। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। तो सवाल अब यही है कि इट्स नॉट अबाउट कि हु ओन्स द ऑयल, द क्वेश्चन इज़ अबाउट हु कंट्रोल्स द ऑयल। एंड ट्रम्प वांट्स टू कंट्रोल दैट, एंड ही वांटेड टू डू द सेम थिंग इन ईरान। बट ईरान इज़ नॉट अ ईजी कंट्री टू इन्वेड। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स, strong military as well, good ballistic missile system as well, plus hidden आप कहते हैं सपोर्ट फ्रॉम अदर पावर्स एज वेल, जिसमें आप समझे ईरान और में चाइना का बड़ा रोल है इस पूरे जो भी पिछले एक हफ्ते से ड्रामा चल रहा था कि अटैक होगा या नहीं होगा। इसमें चाइना ने भी हेल्प की है उसकी। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी चीज़ें नहीं आती, बट चाइना ऑल्सो हेल्प देम। इवन चाइना हेल्प देम लास्ट टाइम एज वेल, जब लास्ट ईयर जंग हो रही थी। आपको याद होगा इसराइल ने काफ़ी अटैक किया था ईरान के ऊपर, बीच में एक पॉज आ गया था, फिर ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया था। हम सब जो नाच रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है, तो अच्छा ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। तो उसके अंदर भी चाइना का भी रोल था। चाइना प्रोवाइडेड देम विद मिसाइल्स, एंड दिस टाइम चाइना एंड रशिया हेल्प ईरान बोथ। और ईरान में एयर डिफेंस को रशियंस ने मैन करना शुरू कर दिया, अपने सोल्जर्स भेजे, एयर डिफेंस स्क्वाड्स भेजी ताकि हम लोग कम्पीट कर सकें जो भी एरियल अटैक होंगे इसराइल के या अमेरिका के। तो अमेरिका न्यू ऑल दिस। और एक और चीज़ ये भी थी कि स्टारलिंक जो था उसको भी डिसेबल कर दिया था चाइनीज़ ने और रशियंस ने। चाइना की अपनी हुई अभी एक नई सैटेलाइट जा रही है, जो एक सैटेलाइट जाती है इसमें 250 और सैटेलाइट निकलती हैं। तो सैटेलाइट का भी एक वॉर चल रही है इस टाइम। 4 सैटेलाइट सिस्टम दुनिया में चल रहे हैं। एक चाइनीज़ है, एक इंडियन है, एक रशियन है, और एक जो है अमेरिकन, और एक यूरोपियन है। 5 है बेसिकली। तो 5 बड़े कंट्रीज़ कह लो या रीजन्स कह लो जिनके पास सैटेलाइट नेटवर्क है, जिससे चाइनीज़ जो है वो बहुत एडवांस जा रही है अभी। तो जैमिंग सिस्टम उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल करवाए, रशिया ने भी और चाइना ने भी, और स्टारलिंक को जैम कर दिया। तो स्टारलिंक जो बेसिकली लोग समझते थे कि इलॉन मस्क पता नहीं कोई इंसानी खिदमत के लिए कोई स्टारलिंक उसने बनाया फ्री का इंटरनेट, वो बेसिकली CIA को और ये जितनी भी ये नॉटी एजेंसीज हैं, और मतलब किसी को पता तक नहीं है कि वो स्टारलिंक आपके फोन की एक एक तस्वीर, एक एक मैसेज, सब कुछ ना एग्जैक्टली तो घोल के पी चुका तो है ये बस। उन्हीं का टूल है वो। वैसे भी अभी अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के साथ काफ़ी मुंसलिक है, उनके साथ प्रोजेक्ट्स कर रहा है, AI के ऊपर काम कर रहा है, नए वेपन्स क्रिएट कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में घुसा हुआ है एलॉन मस्क।
और स्टारलिंक भी बना के दे दी उसने, हैंड ओवर कर दी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कि भाई जाओ, ऑलरेडी तो इतना कुछ देख रहे हो लोगों का इंफॉर्मेशन, और पता नहीं उनको एड्स भी वही दिखाते हो जो बात कर रहे होते हैं। बट स्टारलिंक का भी बेसिकली आप समझें कि उसको डिसंगेज कर दिया गया। तो इफ आई सम इट अप, मल्टीपल रीजन थे। एक तो लोकल जो नेबरिंग कंट्रीज थे उन्होंने, एक तो इनमें हम भी तो इन्वॉल्व है ना, हमने भी किस तो चीज़ में? कुछ बोला तो होगा कि भाई नहीं करो यार हमला। पाकिस्तान देखो अगेन, अभी हम पाकिस्तान बीच में खेलते हैं ना, एक तो बीच के खेलने की बात नहीं है, बात वही है कि मसला मिडिल ईस्ट का है, वी आर इन साउथ एशिया। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, सही सही हमारा सही, बोलना सही, बनता सही। नहीं है। सिंपल सी बात बताऊँ क्या, हमारा बोलना बनता नहीं है, मसला मिडिल ईस्ट का है। ठीक है, हमारा नेबर है, तो हम कभी भी मिडिल ईस्ट के मामलात में इतना फ्रंट फुट पे आके फ़ौरन कुछ नहीं बोलते हैं। वो अलग बात है कि इफ़ वी वांट वी कैन कॉन्कर द एंटायर मिडिल ईस्ट, वी हैव सो मच ग्रेट आर्मी और समथिंग, वी कैन लिटरली, वी आर मोर पावरफुल देन ऑल मेजॉरिटी कंट्रीज कंबाइंड, एज इफ वी टॉक अबाउट शेयर मिलिट्री माइट और फायर पावर की बात करें। फायर पावर तो मतलब इट्स बट ऑब्वियस व्हाट ना। वी डोंट हैव मनी। यस, God forbid we do not fight any aggressive war. We do not fight any offensive war as long as we are just doing defense, because our nuclear arsenal, our air force, army, navy, all are basically आप समझे built for defense. Yes. अब तो थोड़ा बहुत offense के लिए भी हमारे पास नहीं resources मतलब हैं। ऑफेंस में भी उन्होंने Offense भी- करके तो दिखाया हाँ, है ना offense, लास्ट ईयर। best offense is the best defense वाली अप्रोच है एग्जैक्टली। कि आपके ऊपर हमला हुआ तो आपने भी हमला करना है। वो सब चीज़ें हमारे पास कैपेबिलिटी है, बट ये चीज़ वो गिवन थी कि यहाँ से तो कोई उड़ने वाला है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे अगेन हाँ, उस तरीके से भी एक- तो एक- हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। हाँ, एक जैसे चीज़ गिवन थी कि यहाँ से कोई जहाज उड़ेगा नहीं, यहाँ कोई फौज नहीं उड़ेगी, यहाँ कोई अमेरिकन बेस नहीं होगी। बट अगेन इट्स पाकिस्तान मिलिट्री यू आर टॉकिंग अबाउट, you never know what's happening, you never know what's happening with Pakistani establishment, what are they thinking, what are their goals, what are their objectives, कौन कहाँ से उड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता भाई। मे बी there are some hidden American bases in the country, you never know, maybe India hit one of those hidden bases last year, maybe that's why America is pissed on वो, ये भी हाँ, theory है, मे बी। ये भी theory है। हाँ, ये बहुत थ्योरी बड़ी- मैंने ये बहुत बहुत मशहूर जो है theory, ना, हाँ, तो ये भी थ्योरी है। तो मल्टीपल थ्योरी चल रही होती हैं। तो पाकिस्तान का ऐसा कोई वो नहीं था, बट ये था फोर्स बात है कि अगर ईरान पे होता हमला, ईरान का किसी तरह रजीम टॉपल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बड़ा मसला हो जाता। आखिर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उसको हम थोड़ा समाप्त करते हैं। एक तो जो लोकल कंट्रीज थे, सॉरी जो लोकल बोल रहा हूँ, जो बेसिकली नेबरिंग कंट्रीज थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया अमेरिका को कि वो अटैक करे। सेकेंड थिंग वॉज, एक तो उन्होंने अपनी बेसिस नहीं दी उनको कि भाई आप यूज़ करें। तीसरा उनको ये भी कहा गया कि आपने ये जंग करनी है तो फिर आप यहाँ से निकले, ठीक है ना। चौथी चीज़ ये भी है कि एक तो अगर ये जंग लंबी होती तो पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई हर चीज़ जो है वो रुक जाती, बिल्कुल, और ग्लोबल इकॉनमी में मेल्ट डाउन आ जाता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता भी यहाँ से है, रेड सी का भी रास्ता भी यहाँ से। और ईरान अगर वो उसका जो रिजीम है आयतोल्ला का, अगर वो ख़तरे में जाता या ईरान इटसेल्फ अगर ख़तरे में होता, तो फिर वो मेक श्योर करता कि पूरे रीजन को ही साथ लेकर डूबे, और फिर होती बहुत बड़ी तबाही, जो कि अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका ये भी नहीं चाहता था कि उसके ज़्यादा नुकसान हो उसके बेसिस पे, उसके सोल्जर्स का, क्योंकि ट्रम्प वैसे भी ना, जहाँ तक मेरी ये भी मुझे लग रहा है, ये जब से ट्रम्प साहब आए ना पावर में, आपको तो मैं हिस्ट्री में लेके जाऊँ तो एक और कैरेक्टर थे इसी तरह के, रशिया के गोर्बाचोव। तो ही वाज वन ऑफ द लास्ट लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं ट्रम्प भी बेसिकली अमेरिकन पावर का लास्ट गोर्बाचोव है, क्योंकि उसकी जो हरकतें, उसकी जो वो चीज़ें कर रहा है, वो बेसिकली वो चीज़ें कर रहा है जो हमेशा से वेस्ट करना चाह रहा था। या बेसिकली आप ये समझें कि हालात इस तरह हो गए कि पहले एक यूनिटरी वर्ल्ड थी, एक बंदे का रूल था अमेरिका का, एवर सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर ठीक है हुई रशिया से, उसकी 1 और 2 का मसला था, बट अमेरिका हमेशा से आगे था। Cold War wasn't really like that impactful. रशिया का खतरा तो था उसको, हाँ, बट अगेन जितना बड़ा अमेरिका था उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी की एडवांस था हर लिहाज से, रशिया उतना उस लेवल का नहीं था। बहुत टाइम था। तो क्योंकि एम्पायर बनने के लिए या सल्तनत बनाने के लिए या प्रॉपर रूल करने के लिए आपको दिलों पे राज करना होता है, आपको दिमागों पे राज करना होता है। रशिया हमेशा इस चीज़ में मार खा जाता है, क्योंकि देखो सॉफ्ट पावर हो गई, डिवाइसेस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, वे ऑफ लाइफ हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गई, आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, अमेरिका ने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। हाँ, हर चीज़ को इन्फ्लुएंस भाई किया है। कराची क्या, आप इंटीरियर सिंध या इवन रूरल पंजाब या कहीं और भी चले जाओ, हर सैंडविच पे वही अमेरिकन चीज बोलते हैं, वो जो प्लास्टिक वाली होती है ना, वो डलती है। लाइक इट कुड हैव हैड एनी अदर नेम
एंड इट्स अ सिंपल फूड आइटम, नहीं, इट गोज ऑन एवरीथिंग। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अमेरिका का इम्पैक्ट बहुत डीप था एवर सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अपना कल्चर उन्होंने एक्सपोर्ट किया थ्रू मूवीज, थ्रू शोज, अपने वैल्यूज़, अपने मंजन्स, अपने आप समझें कि इवन जो सिंस हैं उन्होंने वो भी आपको एक्सपोर्ट किए टीवी के स्क्रीन के थ्रू। और भी बहुत सारे उन्होंने एजेंडास पे काम किया, NGOs बनाई, उसके थ्रू भी फंडिंग की, हालात लेकर आए, चेंजेस लेकर आए, हुकूमतें गिरवाई, फेसबुक के थ्रू लीबिया में हुकूमत गिरवाई, मल्टीपल चीज़ें की। तो अब अमेरिका का ना एंड टाइम चल रहा है और ट्रम्प साहब जो हैं वो आप समझें गॉर्बाचोव हैं इनके। और या तो ट्रम्प साहब का दिमाग ख़राब हो चुका है, या तो ये जो लोग डीप स्टेट जो थी अमेरिका की वो अब डीप नहीं रही, वो स्टेट हो गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो डीप वाटर से ऊपर आ गई है, क्योंकि हालात ही बिल्कुल। ऐसे हो गए हैं कि उसको हाँ। फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ रहा है। यही अमेरिका ओबामा का टाइम होता या बुश का टाइम होता, वेनेजुएला में अटैक करने से पहले कोई ड्रामे करता, नखरे करता, इस बार बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ। वो जो है ना बहुत हाँ आगे खींचते, फिर उनका लास्ट रिजॉर्ट होता हमला हाँ, और करना। एक माहौल बनाते हैं, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने माहौल बनाया। इस टाइम माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, अभी उनके पास चांस ही नहीं, उनका मौका नहीं, उनका टाइम नहीं है। एक तो ये थ्योरी मेरी कहती है। दूसरी थ्योरी मेरी ये भी कहती है कि ठीक है जो भी वो कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए फ़ायदेमंद कर रहे हैं, बट डीप इनसाइड इफ यू लुक एट इट ना, एवरीबडी इज सिक ऑफ देम, एवरीबडी इज लीविंग देम। अमेरिका हैज़ नॉट बीन दैट मच अलोन सिंस आई वुड से सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। क्योंकि जब अपनी इंडिपेंडेंस भी जब वो हासिल कर रहा था उस टाइम भी स्पेन और फ्रांस ने उसको साथ दिया था बिल्कुल, ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करने में। अब जो है ना वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। अभी हम लोग, आपने पहला सवाल तो ये पूछा कि ईरान पे हमला क्यों किया, बट मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, ग्रीनलैंड के ऊपर हम आए तो ग्रीनलैंड के साथ देखिए आप क्या कर रहा है वो। ग्रीनलैंड जो है वो एक डोमिनियन स्टेटस है उसका, सोवरेन नेशन है, एक पार्ट है डेनमार्क का जो कि नेटो का मेंबर है, इतना खूबसूरत मुल्क है खूबसूरत के मुल्क है, पास। उसको भी धमकियाँ दे रहा है बैठ के, उसको भी धमकियाँ दे रहा है, और उसको भी बैठ के ये बात कर रहा है कि बेटा आपने जो है ना ये इलाका मुझे देना है, क्योंकि रशिया से, चाइना से खतरा है। अभी नेटो को खतरा ही अमेरिका से है। तो दुनिया में मतलब काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्शन लगाई थी इस बारे में कि नेटो जो है ना वो नल अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि ऐसा इदारा बनाया हुआ है जिसमें एक पावर बहुत बड़ी है और बाकी सारी पावर जो है उनसे एक दो पावर मीडियम साइज की पावर है और बाकी सारी के पास आर्मी नहीं है। तो ये किस किस्म का अलायंस है ये सिक्योरिटी हाँ। सर्विसेज हैं बेसिकली। बेसिकली तो 80% जब एक कंट्री बजट उठा रहा है पूरे एक कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी का, और वो सारे कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज हैं वो बैठ के आप कभी हिसाब लगाओ, नॉर्वे का या डेनमार्क का या बाल्टिक स्टेट्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या वो अमेरिका से भी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर भाई। है। नॉर्वे के जेल देखे हैं आपने? हाँ, वहाँ जेल ही खत्म हो गए हैं भाई। मतलब वही है ना, हाँ। नॉर्वे के जेल देखे हैं आपने? हाँ, बंदा बोले जेल अबे जाके भाई रहने। प्रॉपर सोफा बिस्तर, हाँ। दिन में 3 बार खाना, ये हाँ। वो अल चापो वाला नहीं है कि शावर में घुसा और बस नीचे, तो भाई नहीं वही भाई, कह रहा हूँ ना, नॉर्वे बाल्टिक स्टेट्स है, वुडन फ्लोरिंग, एग्जैक्टली जेल में। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे बड़ी एडवांसमेंट है। तो अमेरिका भी ये देख रहा होगा कि भाई ठीक है यार, हम तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जंगे लड़ रहे हैं, हम इंटेलिजेंस कर रहे हैं, हम इनको रिसोर्सेज दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी इकॉनमीज को डेवलप कर रहे हैं। तेल वहाँ भी निकला था, यूरोप में नॉर्थ सी के अंदर भी तेल था, वहाँ भी काफ़ी कंट्रीज का जो है तेल उन्होंने वहाँ से कमाया। नॉर्वे भी इसमें था, नॉर्वे ने तेल कमाया, सॉवरेन फंड खोल लिया, अपने मुल्क का ही म्यूचुअल फंड खोल लिया, सॉवरेन फंड खोल लिया, वो भी ट्रिलियंस तक पहुंच चुका है। और अब तो नॉर्वे 99% इलेक्ट्रिक हो गया है। हाँ, इलेक्ट्रिक भी हो चुका है। तो मतलब नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, जो बेसिकली नॉर्दर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, ये बहुत टेक्नोलॉजिकली और स्टैंडर्ड लिविंग में बहुत एडवांस है, इवन कंपेयर टू अमेरिका। एग्जैक्टली। तो ये एंड रिजल्ट निकले अमेरिकी पॉलिसीज का ना, कि जो एलीट है यूरोप की वो बहुत रिच हो गई है, वो डिफेंस पे स्पेंडिंग नहीं करी, उनको खतरा नहीं है कोई। वो एक उनका एनमी था कोल्ड वॉर में, जिसने आधा यूरोप उनसे लिया हुआ था, ईस्टर्न यूरोप, यार वो भी 91 में खत्म हुआ, तो फिर वो चला गया उनसे। एक थ्योरी मेरी भी है क्या कि यूरोप जब भी लड़ा है ना आपस में ही लड़ा है, वो कभी बाहर नहीं लड़ा है। सच नहीं, बाहर भी लड़ा है, क्रूसेड्स में लड़ा है, बहुत जगह लड़ा है यूरोप, ऐसी बात नहीं है। यूरोप तो बहुत दफ़ा कंबाइन होकर लड़ा है। यूरोप तो चाइना से खिलाफ लड़ा है, बॉक्सर रेबेलियन में। हाँ हाँ, यूरोपियन पावर देखो पहले हमेशा आपस में लड़ती हैं, लड़ती भी आ रही हैं। बस ये था कि 18th सेंचुरी में भी बहुत दफ़ा इन्होंने आपस में 19th सेंचुरी में कोलिशन करके अगेंस्ट अदर पावर्स इन्होंने जंग की है। बट यूरोप का वही है ना कि हमेशा एक बैलेंस ऑफ पावर रखा जाता था पहले हिस्टोरिकली, कि भाई बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। जब बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होता था या एक पावर बहुत ताकत होती थी तो जंग होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सेसेशन हो गई, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सेसेशन हो गई, वॉर ऑफ स्पेनिश सेसेशन हो गई।
तो ये दो जंगें हुई इस वजह से थी कि बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हो रहा था। सेम गोस फॉर नेपोलियन के साथ भी जंग जब पूरी यूरोप ने की तो दो रीज़न थे। एक तो वो रेवोल्यूशन आ गया था फ्रांस में, तो यूरोप किंग्स को डर लगा था कि नेपोलियन जो कर रहा है या जो रेवोल्यूशन है फ्रांस में वो ट्रांसपोर्ट ना हो जाए उनके मुल्क में, उनकी बादशाहत ना उड़ जाए, उनके लोग जो है वो रोडों पे ना आ जाए। एक तो उनको ये खतरा था रेवोल्यूशन से, दूसरा खतरा उनको ये था कि नेपोलियन का जो पावर है बढ़ रही है फ्रांस की, इट इज़ बेसिकली टिल्टिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन फ्रांस फेवर। तो दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई यूरोप में जंगें होती थी। यूरोप जो है आफ्टर आप समझो कि कोल्ड वॉर तो बिल्कुल ही आप समझो चिल कर रहा था अब तक। अब तो फुली यूनाइटेड है। उससे पहले भी आप वाहिद दो जो पावर्स थी यूरोप की, जो कॉलोनियल पावर्स भी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो जीतने वालों यूके और फ्रांस, उनकी जो औकात थी उनको स्विस कैनाल के टाइम पर चल गई थी। जो स्विस कैनाल में जब उन्होंने इजराइल के साथ प्लान बनाया कि हम लोग कैनाल कैप्चर करेंगे, ये करेंगे, और अमेरिका और रशिया को पता था नहीं, और अमेरिका को पता ही था, उनका अलाय था, तो अमेरिका जब उसको आंखें दिखाई, उसने पुल ऑफ किया है, तो इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया के सामने हुई थी यूके फ्रांस की। तो वो बेसिकली आज लोग समझते हैं कि हिस्टोरिकली एक पासिंग ऑफ द टॉर्च वाला मूवमेंट था फ्रॉम कॉलोनियल पावर्स टू न्यू इंपीरियल पावर्स और सोवियत रशिया। तो मतलब वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ चेंजेस, जहाँ अब ये हाँ अब एक और चेंज का टाइम आ गया है। अब एक और चेंज हुआ है, एक चेंज ऑफ ओल्ड गार्ड है। मल्टीपल चेंज होते हैं सोसाइटी में, मल्टीपल ऐसे मूवमेंट्स आते हैं, टाइमलाइंस होती है ना। अब जो है ना वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड में मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल कंट्रीज हैं जिनकी बहुत सारी पावर है। इसकी वजह से जंगें बहुत होंगी अब, क्योंकि पहले सोल पावर थी, और ये चीज हिस्ट्री में भी रिपीट होती है यार। ये मतलब वही ना, माजरत बात काट रहा हूँ आपकी, वेरी सॉरी। टारगेरियंस के बहुत नेक्स्ट लेवल में साल लाया हूँ मैं, मुझे पता है। टारगेरियंस के ड्रैगन्स मर गए। हर कोई समझेगा ना तो ऐसे तो हम भी रूल कर सकते हैं बगैर ड्रैगन्स के। वही वाली कहानी हो गई ना कि भाई एक इंसान जिसके पास पावर था वो मोर और लेस अब वो पावर है और लोगों के पास, लेकिन उसकी पॉलिसीज की वजह से वो ड्विंडल कर रहा है। टारगेरियन के ड्रैगन नहीं मर गए, तुम ये समझो बाकी लोगों ने ड्रैगन पालना शुरू कर दिए। ओके। क्योंकि देखो अमेरिका क्यों था, पहली बात हमें पहले ये समझना होगा। आई विल टेल यू। देखो अमेरिका जो है ना, व्हाई वाज अमेरिका वर्ल्ड पावर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। USA became a world power because of multiple incidents, not because of any, आप समझो कि USA बस ये इत्तू बित्तू जिन पतूता और बस सुपरमैन, इस तरह नहीं हुआ। USA भी बहुत मल्टीपल इंसिडेंट हुए हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर 1 हुई। वर्ल्ड वॉर 1 में यूरोपियन पावर्स उस टाइम दुनिया को लीड करती थी, स्पेशली ब्रिटिश, वो कमज़ोर हुई वर्ल्ड वॉर 1 में, वो बर्बाद हुई, बैंकरप्ट हुई, मुल्क दबा हुआ, बर्बाद हुआ, लोग मरे, उनके नुकसान हुआ, ठीक ठाक नुकसान हुआ, कर्जे में चली गई। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सारा एग्ज़ाम जर्मनी में डाल दिया। जर्मनी ने पैसे देते थे यूके और फ्रांस को, और यूके और फ्रांस ने पैसे देते थे अमेरिका को अपनी रीबिल्डिंग के लिए। और क्योंकि उस पूरी जंग में 5-6 साल में जितने भी कंट्रीज थे, उनकी जो फेडरल बैंक्स थे, जो उनके सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने तो मनी प्रिंट कर करके पैसे की वैल्यू हुई बर्बाद कर दिया था। तो आखिर में उनके पास क्या वजह था? उनके पास एक ही रास्ता वजह था कि भाई अमेरिका को गोल्ड दो और अमेरिका से सामान मंगवाओ लड़ने का। अब लड़ने के सामान में तो हर चीज़ होती है, वॉशरूम का सामान भी होता है, सोल्जर का यूनिफॉर्म भी होता है, बटन से लेके जहाज तक हर चीज़ अमेरिका उसको भेज रहा था। अमेरिकी इकॉनमी बढ़ रही थी, यूरोप जंग में आपस में लड़ा जा रहा है। एंड रिजल्ट ये निकला, जंग खत्म हुई, यूरोप बर्बाद, अमेरिका रिच, अमेरिका के पास कर्जे भी चढ़े हुए हैं जो उससे लेने हैं यूरोप से। तो मतलब दे वेरी स्मार्टली सेकंड वर्ल्ड वॉर में शुरू से जंप नहीं मारा ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट थी 1914 से 1918 से 18। तो 1917 में अमेरिका आया था लास्ट ईयर जंग खत्म करने। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर की भी यही स्क्रिप्ट है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब यूरोप में बर्बादी थी, तो जर्मनी बड़ा 42 तक बर्बादी हुई। ठीक है, फिर वो 42 तक मैं आगे बता रहा हूँ आपको मैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ था कि जब चीज़ पीक पे चली गई, आप समझो कि हालात इस तरह हो गए, तो अमेरिका ने भी माहौल बनाया। क्योंकि देखो ये स्क्रिप्टें लिखी जाती हैं कहीं और, हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट देख के हम समझते हैं यार ये हो गया, अच्छा इसको ये बोल दिया तो ये जंग हो गई। पीछे और भी पावर्स होती है जंग कराना चाहती हैं। तो जो कर्जे चढ़े हुए थे अमेरिका को बेसिकली पैसे लेने थे यूरोप वालों से, तो वो नहीं ले पा रहा था।
स्पेशली जर्मनी के केस में, क्योंकि जर्मनी को सारा रीबिल्ड ही उसने किया था अमेरिकन कंपनीज ने एग्जैक्टली आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इवन जापान को जापान, यू आर मिक्सिंग टू एराज। फक सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके Just listen to my story, फर्स्ट की बात First में focus करो। सॉरी जर्मनी जब बर्बाद हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब उसमें सारा इल्जाम लगाया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कि आपकी से जंग हुई है, उसके बाद पेनल्टी, उसके बाद फाइन्स लगाए, सब कुछ किया, तो जर्मनी को रीबिल्ड भी अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन बैंकर्स ने किया। ये गोल्डमैन सैक्स ने और ये सारे बॉयज गए वहाँ पे, उन्होंने बिल्डिंग की, वहाँ पे उन्होंने बिल्ड करके दिया, जेपी मॉर्गन गया, ये सारे ग्रुप्स गए, उनके बैंकिंग गई, इंश्योरेंस कंपनी गई, स्टैंडर्ड ऑयल गया, ये सारी बड़ी कंपनी जो थी, फोर्ड मोटर्स, ये सारे वहाँ पे जर्मनी में उन्होंने जाके प्लांट्स बनाए, जर्मनी को रीबिल्ड किया। उसी रीबिल्डिंग के चक्कर में, उसी रीबिल्डिंग के आप समझे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके, क्योंकि अब रैंडम फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता ना बंदा। अब आप लेट्स सपोज आप बोलो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है, अब पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट हो रही है तो पूरे पूरे शहर बनेंगे ना भाई, फैक्ट्री के लोग कहाँ रहेंगे भैंचोद, झोंपड़ी में तो नहीं रहेंगे, वो रहेंगे किसी शहर के अंदर, तो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयारी शुरू कर दी। और एक और चीज़ ये भी हुई उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कि 1928 तक जर्मनी की इकॉनमी बिल्कुल रिकवर कर गई थी। लेकिन हुआ ये था कि वो थे तो सारे वो वाले पैसे जो प्रिंट किए थे उन्होंने, वो पैसा तो उनका मकसद ही ये था ना दुनिया पर कंट्रोल करने का। तो अगर दुनिया पे कंट्रोल किस तरह किया अमेरिका ने, वो तो फिर आप फेडरल रिजर्व के बनने से स्टार्ट कर लो 1913 से। और 1940 में देखो अगले साल उन्होंने जंग करवा दी थी। 1912 में उन्होंने टाइटैनिक डुबवाई, जो लोग फेडरल रिजर्व को बनने से मुखालिफ थे, जो बैंकर्स, उनको डुबवा दिया टाइटैनिक में। और टाइटैनिक थी भी किसकी, स्टारलाइन कंपनी की, जो कि जेपी मॉर्गन की कंपनी थी। और जेपी मॉर्गन ने खुद बहाना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, तबीयत ख़राब है आखिरी टाइम पे। ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड है। जब जंग कराई, फेडरल रिजर्व बनाया, फेडरल रिजर्व ने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन आ गया जिसके पास सारी पावर है, नोट भी प्रिंट कर सकता है, इंटरेस्ट रेट भी सेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो एंड रिजल्ट ये निकला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके 1928 तक जर्मनी वाज डूइंग वेल। फिर जब उन्होंने इतना नोट प्रिंट कर लिया, वो तकलीफ में आ गए, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट ऊपर कर दी ताकि स्पेंडिंग थोड़ी कम हो जाए। जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट थोड़ी बढ़ाई है अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व ने, तो इसका इम्पैक्ट जर्मनी के ऊपर भी आया है, क्योंकि लोन्स तो उन्होंने वही लिए हुए थे। तो जर्मनी इकॉनमी डामाडोल हो गई और फिर हो गई बर्बादी, और जर्मनी इकॉनमी हो गई क्रश। जब जर्मनी इकॉनमी क्रश हो गई, और साथ में एक और मसला वो भी हुआ कि 1930 में दुनिया की स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गई। बिल्कुल। अच्छा, सब चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही थी। तो जर्मनी को वापस किसने खड़ा किया? हिटलर ने। और हिटलर को कौन पावर में लेकर आया? यही लोग लेकर आए पावर में, क्योंकि हिटलर ने इनको प्रॉमिस की थी कि आई विल गिव बैक योर लोन्स टू यू। ठीक है ना। और एक मूवी है अभी रिसेंटली आई है जिसके बारे में हमने बात की थी। उसमें वो बोलता है, नाम मैं नहीं लूंगा, स्ट्राइक लग जाएगा। कौन? हरमन गोरिंग। हाँ, नाम स्ट्राइक हो जाता है, नाम आ जाता है। ठीक है, स्ट्राइक नहीं आता, नहीं लिटरली आता है, नहीं आता ब्रो, मैं यूट्यूब। अच्छा चलो सही है, खैर बात तो सुनो ना। बोलो, जानेंगे। उसने इस मूवी में, सुन तो लो, उसने उस मूवी में बोला था कि आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीकिंग टू अ रूम ऑफ 20 पीपल एंड ही गोज फ्रेंच बेलीज आर बीइंग फिल्ड विद जर्मन पेन। और बस मतलब वो उसको जिस तरह लाया गया ऊपर, He did that, वो उसने एक तरीके से अपनी उसका मकसद दूसरी तरफ निकल गया। वो मकसद तो देखो यार, मकसद दूसरी तरफ निकला या नहीं निकला, वो भी तो थ्योरी है ना। कभी बंदा ये भी तो सोचे कि आप इस बात पे रोते हो कि 6 मिलियन जूस मर गए, जो 30 लाख क्रिश्चियंस रशियंस ने मारे रशियन रेवोल्यूशन में, उसका क्या बनेगा यार? अगेन वो तो स्टालिन को तो सब अच्छे तरीके से देखते हैं। स्टालिन तो जानी बाद में है, मैं रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। स्टालिन वाज इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, स्टालिन डाइड इन 1954। स्टालिन ने 30 लाख क्रिश्चियंस नहीं मारे, बोल्शेविक्स ने मारे, जो पार्टी थी जो कम्युनिस्ट सिस्टम लाना चाह रही थी। 1917, 18, 20, 21 इस तरह जंग चली। रशियन सिविल वॉर की बात कर रहा हूँ। उस टाइम भी तो ये बोल्शेविक्स जब आए थे, ये भी सारे एथीस्ट थे, ज्यूज थे। ये तो पूरी पार्टी थी, पूरा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को बर्बाद कर दिया। जो पूरी, जो आप समझो कि ये भी थ्योरी है कि जो रशियन रॉयल फैमिली थी, रोमानोव जो थे, उन्होंने भी रॉथस्चाइल्ड को और ये इनके बैंकिंग सिस्टम को ग्रो करने नहीं दिया रशिया को, तभी शायद रशिया में रेवोल्यूशन आ गया। अगर हम अभी देखते हैं कि रिजीम कोलैप्स हो रहे हैं, रिजीम चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग आज के ज़माने में देखते हैं अमेरिका रिजीम चेंज करवाता है लीबिया में फेसबुक के थ्रू, गद्दाफी को कुत्ते की तो मौत मरवाता है, या ईरान में अभी जो हो रहा था स्टालिन के थ्रू, हमने तो आजकल के ज़माने में देखा है। उस ज़माने तो इंटरनेट वगैरह पर नहीं था। तो डोंट यू थिंक कि जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं
ये जितने भी रेवोल्यूशन हुए इसके पीछे कोई हाथ नहीं था किसी का। नहीं होगा जरूर, बट लाइक देयर इज क्योंकि ऑलवेज देखो अ पर्पस तो मास्टर। हर जगह आ गया ना। हाँ। अब ये बात बताओ, अमेरिकन रेवोल्यूशन लोग कहते हैं कि जब 7 ईयर्स वॉर खत्म हुई 1700s के 50s के अंदर, तो यूके तो चलो जीत गया वो जंग, ग्लोबल पावर बन गया जो भी बन गया, बट वो बैंकरप्ट भी साथ में हो गया ना फ्रांस से लड़ के। तो जब वो बैंकरप्ट हुआ तो उसने बोला कॉलोनीज जो है वो पैसे देंगी, इसका बिल भरेंगी। तो कॉलोनीज ने बोला ठीक है पैसे भरने से मसला नहीं है, बट नो टैक्सेस विदाउट रिप्रेजेंटेशन। कि अगर हमारा कोई नुमाइंदा ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं बैठा हुआ, अमेरिकन कॉलोनीज ने बोला, तो हम लोग क्यों टैक्स दें आपको। तो उसमें फटा स्टार्ट हो गया। अब बात वही है कि चलो ठीक है, ये तो रीजन आपको बताया जाता है कि यार ये रीजन है से जंग हुई और अमेरिका साथ हो गया। कई बंदा पीछे तो देखे ना, कमरे के पीछे दरवाजे के पीछे क्या लगा हुआ है। ये फाउंडिंग फादर सारे फ्री मेसर्स क्यों थे इसके, अमेरिका के पर्पस क्या था कंट्री बनाने का, कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है, किसका वेट हो रहा है, कहाँ जा रही कहानी जा क्या रही है। लोग बस ये मतलब लोग क्या देख रहे हैं अभी, अनफॉर्चुनेटली लोग दुनिया में जो सिनेमैटिक शॉट्स है ना मूवी के, ये जो डायरेक्टर के कट्स हैं वो देख रहे हैं लोग, राइटर नहीं देख रहे। हाँ वो तो जमाना मतलब वायरलिटी के जमाने में आप कहानी कहाँ देखोगे। हाँ, तो कहानी जो है ना, चीज चल हाँ, रही है तो कहानी जो है ना, ना जो कनेक्ट डॉट्स करने, वो हम बैठे, हम जैसे लोग बैठे हैं हाँ डॉट्स कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बता दिया, सेकंड वॉर का बता दिया कि किस तरह यूरोप से पावर छीन ली अमेरिका ने। अब हम आते हैं करंट इशू पे, और करंट इशू यही है कि अमेरिका ने अब ये यूरोप को फाइनली ये चीज़ मनवा ली है कि आपकी कोई औकात नहीं है, मैं जब चाहूँ आपसे कोई इलाका ले लूँ। अगर ये ट्रम्प ने ग्रीनलैंड लिया, नेटो इज ऑफिशियली ओवर आई बिलीव। हाँ 100%। हाँ 100%। हाँ वैसे भी उनकी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ गई है सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज इन्होंने मल्टीपल मीटिंग्स भी कही है, अपनी छोटी मोटी फौज भी भेजी है ग्रीनलैंड में, और लेकिन ट्रम्प ने उनको सबके ऊपर पेनल्टी भी लगा दी है, नए टैरिफ लगा दिए। हाँ नए टैरिफ लगे हैं मैंने तो कल अगेन रात वर्ल्ड इज मूविंग इनटू अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दुनिया भर में आप देखा जाए तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है, मल्टीपल सेक्टर्स हो गए, मल्टीपल स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं। चाइना इज बीइंग गिवन साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका इज फाइटिंग अगेंस्ट इट्स ओन नेबर्स इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड कभी इस पे अटैक कर रहा है, कभी इस पे अटैक कर रहा है। एक बड़ी मजे की डेवलपमेंट ये भी हुई है कि कनाडा फाइनली गॉट सिक ऑफ अमेरिका, एंड नाउ उनका जो प्रीमियर है वो चला गया चाइना मिलने, और उनका प्रीमियर से उनकी डील भी हो गई चाइनीज कार्स की, क्योंकि वो जो टैरिफ लगाया था ट्रम्प ने चाइना के ऊपर, वही टैरिफ कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी लगा दिया था। तो क्या चाइना ने भी रेसिप्रोकेट किया, और उनका जो सोयाबीन जो था उसके ऊपर वो लगा दिया टैक्स, जिसकी वजह से कनाडा के फार्मर्स को मसला हो गया। तो कनाडा भी अब उस शेल से निकल गया, अमेरिका के ऐसा ऐसा निकल रहा है कि भाई अब आप बस हो गई हमारी आपकी जो ऐसा करते हुए, अब हमें खुद अपनी सॉवरेनिटी का फैसला करना है, खुद हमने डिसाइड करना है। अब सवाल यही है कि ट्रम्प के पागलपने में अब और कितनी लिमिट्स है जो क्रॉस नहीं हुई, क्योंकि देखो ईरान पे तो कर नहीं पाया वो, इसराइल चाह रहा था कि हो जाए, इसराइल को कोई परवाह नहीं है। इसराइल वो तो अमेरिका जो है ना, अमेरिका इज बेसिकली एक शुगर मॉमी है इसराइल की, बात समझ रहे हैं, नॉट शुगर डैडी, शुगर मॉमी। और वो चाहते हैं कि बस किसी भी तरह ना मुझे कोई भी असला उसने बनाया हो फ़ौरन से मुझे दे दे, हर चीज़ मुझे कर दे। मतलब जो ये B-52 बॉम्बर जो हैं उनके, जो पता नहीं बहुत दूर से उड़ते हैं और पूरा ग्लोब चक्कर मार के बम मारते हैं, ये टेक्नोलॉजी इसराइल के पास नहीं है, अमेरिका के पास है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अमेरिका ने रखी हुई हैं जो इसराइल को नहीं दी। बाकी हर चीज़ जब अमेरिका में बनती है कोई बड़ा वेपन ना, उसका एक इसराइली वेरिएंट ही बनता है, स्पेशली फॉर इसराइल। मतलब वो इसराइली लॉबी जो है वो छोड़ती ही नहीं है, इनको हमें दे दो। इसी तरह अमेरिका के सोल्जर्स बने, अमेरिका में दहशतगर्दी हो, अमेरिका में बेरोजगारी हो, अमेरिका में कोई भी मसला हो, इसराइल को उससे कोई गर्ज नहीं है। इट्स जस्ट अ वन वे वो, और वन वे कम्युनिकेशन या वन वे बेनिफिट है फ्रॉम अमेरिका टू इसराइल, दैट्स इट। और जो उनकी एपैक है, जो यहूदियों की जो बेल लॉबी है, वो भी यही मेक श्योर करती है बार बार हर इलेक्शन में कांग्रेस को खरीद के कि भाई क्या वो हो रहा है, मतलब कौन जीतेगा, क्या करेगा। अगर आप डेमोक्रेसी, हम जो पहले बात कर रहे थे पिछली पॉडकास्ट में, तो ये भी मतलब कोई डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना भाई। ये जितने भी कांग्रेस मेंबर्स हैं, आपने हाउस ऑफ कार्ड्स में देखा क्या होता था, वो रेमंड टस था, वो भी तो फंडर था ना उसका, प्रेसिडेंट का, उससे मर्जी से काम करवा रहा था, और उसको पॉलिटिकल डोनेशन का नाम दिया हुआ है। ये एनजीओज में बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, ये टैक्स ही देते हैं, और अपने स्टॉक मार्केट या नंबर ऑफ शेयर्स की वेल्थ की बेसिस पे ये लोन लिए जा रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, कंपनी खरीदे जा रहे हैं। ये कहाँ का सिस्टम है?
जब एक चीज आपको टैक्स में लिखा गया है कि जब तक आपका रियलाइज गेन नहीं होता, अनरियलाइज गेन, रियलाइज गेन मतलब कि लेट्स सपोज आपने एक बिल्डिंग बेची, 200 रुपये फायदा हुआ, तो ये आपका रियलाइज गेन 200 रुपये का था, तो मैं गवर्नमेंट में टैक्स लगाऊंगा 200 पे। अब आप बोलोगे नहीं यार, मेरा शेयर है मेरे पास, उसकी वैल्यू ये है, अभी मैंने बेचे नहीं, आई जस्ट होल्ड देम, तो मैं टैक्स ही लगा सकता, व्हाट द फक। बट उसी वैल्यू के बेसिस पे तुम जाके लोन तो पकड़ रहे हो बैंक से, और एक और चीज खरीद रहे हो लोन के बेसिस पे, और वहां भी नोट छाप रहा है, बैंक वाला भी खुश है। तो दिस इज अ सिस्टम, द कैपिटलिस्ट सिस्टम फंडेड एंड फ्यूल्ड बाय डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो एंड एग्जीक्यूटेड बाय सॉफ्ट पावर मीन्स। इन तीनों को मिक्स कर दो ना, तो ये आपका वेस्ट की रेसिपी बनती है, जो अब लोगों को समझ आ रही है कि which is why it's not working exactly anymore. it's not working anymore now, nobody gives a shit anymore now. It's all world is changing. 9/11 के बाद it was like either you're with us or against us. So there were two clear sides. Yeah, अब nobody gives a f. उसकी वजह ये भी है ना कि देखो, पहले अभी मिलिट्री वाइज अमेरिका फिर भी स्ट्रांग होगा मेजॉरिटी कंट्रीज से, बट बात वो ये है ना कि अब उसकी उतनी कोई बात नहीं सुनेगा, nobody would be that much interest because there are other sugar daddies as well available now na. You can get yourself aligned with China, you can get yourself aligned with Russia, Saudi जो भी क्लब आप ज्वाइन कर लो, ब्रिक्स का क्लब ज्वाइन कर लो, रशिया का क्लब ज्वाइन कर लो, अब तो शायद एक और नया क्लब भी आ जाए, यूरोपियन क्लब भी आ जाए, शायद वो भी अलग हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो आते हुए मुझे तो नजर आ रहा है वैसे, तो जिस तरह ये चल रहा है ना, क्योंकि ये ग्रीनलैंड नहीं छोड़ेगा, जिद में नहीं छोड़ेगा, ये चीज आपको भी पता है यार। ग्रीनलैंड ना छोड़ने का ना एक और वजह ये भी है कि वहाँ पे ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो कि इजरायली फंडेड कंपनीज हैं, और बेसिकली उनके जो फाउंडर्स हैं उन कंपनीज के, वो इजराइल के साथ बड़े उनके मरासिम में अच्छे वाले, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई है ग्रीनलैंड में, और ग्रीनलैंड में बहुत सारे बिलियनर्स की भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। ट्रम्प एट द एंड ऑफ डे इज अ बिजनेसमैन। मे बी जितनी तारीफें कर रहे हैं हमारे बॉयज़ की आजकल, मे बी इज बिकॉज ऑफ द लिबर्टी फाइनेंशियल जो पाकिस्तान के साथ डील साइन हुई है, मे बी इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि देखो ट्रम्प रहेगा बिजनेसमैन ही, अब देखो वो उसको उस तरीके से कोई ना कोई फायदा तो नजर आ रहा है ना। मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ ना कि ट्रम्प इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ना, ही इज अ बिजनेसमैन, ही विल ऑलवेज मेक अ डील, ही विल लुक फॉर प्रॉफिट्स। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको पता है कि मैं रहूं या प्रेसिडेंट या ना रहूं, अपना मुनाफा होना चाहिए, एंड ही विल मेक श्योर इन दैट सॉर्ट ऑफ अ वे ही इज वेरी सेल्फिश। हाँ, तो ही सेल्फिश, ही डजंट गिव अ एफ के वो अमेरिका की क्या पोजीशन हो रही है, क्या उसकी रेपुटेशन है, क्या हो रहा है, बिकॉज वो अब टाइम निकल चुका है। 3 साल उसके रह गए, फिर बस वो नहीं, वो 2.5-3 साल भी नहीं होंगे ना, मैं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिड टर्म हारेगा। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं ना अमेरिका में, होते हैं मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, पता है आपको। जब 4 साल के लिए प्रेसिडेंट आता है ना, तो पता नहीं कांग्रेस का है किसका एक इलेक्शन होता है, मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे फिर हमेशा जो प्रेसिडेंट होता है अक्सर, वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाता है, दूसरी पार्टी होती है ना पोजीशन, वो जीत जाती है। पता नहीं अमेरिका कोई वो है ये, मतलब फुल ना इसके बारे में हम वीडियो के बाद बात करते हैं। तो मिड टर्म नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं कांग्रेस के मेंबर्स के लिए और सेनेट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए तो नहीं, प्रेसिडेंसी के लिए नहीं होता। तो ये जो इलेक्शन होता है ना, देखो आपको कोई लॉ भी पास करना हो ना, अगर आप ऑन द पेपर देखो ना, अमरीकी सदर जो है ना, वो इतना पावरफुल नहीं है। नहीं है, वो कांग्रेस ज्यादा पावरफुल है, ये तो कांग्रेस के अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता वो। तो अमरीकी सदर तो फिर भी चलो ज्यादा फिरता रहता है, कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले लेता है। मिड टर्म इलेक्शन सेनेट और कांग्रेस का होता है, वो भी होगा। मोस्ट लाइकली डेमोक्रेट विल विन, बिकॉज इसने जो हरकतें स्टार्ट कर दी हैं अमेरिका में, स्पेशली विद द फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली विद हिज रेकलेस डिसीजन मेकिंग, स्पेशली विद आइस। लोगों को आइस से बहुत मसला है, क्योंकि देखो ये एक चीज़ अमेरिका भूल चुका है कि ठीक है, अपने बाप को बुलाने के चक्कर में, दज्जाल को बुलाने के चक्कर में जो भी दुनिया में गंद मचाया इसराइल के साथ मिलके, जो भी मजालिम ढाए, बट इसने एक और हरकत ये भी कर ली कि इसने अपने लोगों को बड़ा लेफ्टिस्ट कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। तो सॉफ्ट लोग जो कभी भी है ना इस तरह के माहौल में उठे बैठे हो, जहाँ पे आपको दिखाया जाए कि आप तो ग्रेटेस्ट कंट्री है, आपको चूरन दिया जाए, तो ये लोग कभी भी एग्री नहीं करेंगे आइस वाला माहौल। बिल्कुल, हमास के अंडर धमाकों में इजरायली रह लेंगे। इसराइल में जो उनकी पुलिस है वो उनकी आवाम की भी बजाती है, वो बर्दाश्त कर लेगी वहाँ की आवाम। उनको पता है इसराइल में रह रहे, साथ फलस्तीन है, साथ में अरब मुल्क है। अमरीकी आवाम इसकी आदी नहीं है, बिल्कुल, जो आइस वाले कर रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट्स गोइंग ऑन। लाइक समबडी इज वेयरिंग अ मास्क
एंड दैट गाय इज बेसिकली लाइक खींच रहा है खवातीन को रोडों पे और गाड़ियों से निकाल रहे हैं और घसीटते हुए लेके जा रहे हैं जानवरों की तरह लोगों को, क्योंकि अमेरिका तो बना ही इमिग्रेंट से भाई। एग्जैक्टली अमेरिका तो बनाए ही इमिग्रेंट्स ने। Exactly. अमेरिका में आपको पता है मतलब उस लैंड में पहले रेड इंडियंस रहते थे। एग्जैक्टली रेड नहीं, अमेरिका तो रेड इंडियंस तो रहते थे, बट उसके बाद भी जब अगर लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं गार्लिक की, हाँ अमेरिकन गार्लिक बड़ा मशहूर है, ठीक है ना। गार्लिक जो है ना वो एक सीजनल क्रॉप है, हाँ I know. और वो हाथ से निकलती है। एग्जैक्टली तो उसके लिए आपको हजारों में 30-40 हज़ार लोग चाहिए। वो जो गार्लिक फार्म है ना अमेरिका का, उसमें डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वो एक ही फार्म है अमेरिका में, बहुत बड़ा फार्म है, लाइक हद से ज़्यादा बड़ा फार्म है, ठीक ठाक बड़ा फार्म है, गार्लिक की प्लांटेशन होती है। तो उस बंदे से इंटरव्यू ले रहे थे, उसने यही बात बोली कि यहाँ पे आपको वर्कर्स ही नहीं मिलते, देन यू हैव टू कॉल इन पीपल हु डज नॉट लिव इन अमेरिका। तो अमेरिका चलता है इस तरह भाई, हाँ कि वहाँ पे तो आपको काफी सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती या वीजे पूरे नहीं होते, वो स्पेशल वो मंगवाते हैं लोग बाहर से गार्लिक निकालने के लिए। दैट्स हाउ हर्ट हराम द कम्युनिटी इज देयर, द बेसिक लेवल ऑफ पीपल हु आर सिटीजन देयर। कोविड हुआ, हर बंदे को हुकूमत पैसे दी जा रही है, हुकूमत ने भी उनको ना वो कहते हैं घर पे आप बैठ के खिलाते रहो, नेटफ्लिक्स दे दिया, फिर गंदा खाना दे दिया, फिर दूध जो है वो कंपल्सरी कर दिया, उसके अलावा कैनोला ऑयल डाल दिया और वेजिटेबल ऑयल पे लगा दिया, बीफ टैलो का खाना उनसे छीन लिया। तो जब 20-80-90 साल से गंदा खाना खिलाया और गंदी चीज़ें दिखाई हैं, ब्रेन वॉश कर दिया, जनरेशन बाय जनरेशन स्टूडेंट डेट में घुसा दिया, यूनिवर्सिटी इतनी महंगी कर दी, लोग नॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, फिर आपने इमिग्रेशन का चूरन भी डाल दिया कैपिटलिज्म के चक्कर में। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ के लोग आपकी जो आइस वाइस की हरकतें वो भी बर्दाश्त करेंगे, वो लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिकॉज दे वो कहते हैं ना कि अमेरिकन भिखारी भी होगा ना, नहीं अमेरिकन भिखारी भी होगा ना, वो भी अपने आप को बड़ा एडवांस समझता है। बात सारी वो है। तो ये जो उससे हरकतें की है ना आइस वाली, अब या तो ये मिड टर्म हारेगा, इम्पीच होगा, इसे खुद बोला है कैमरे पे कि मेरे हाई चांसेस दे विल बी इम्पीचिंग मी अगेन। ये इम्पीच होगा, ये फिर कॉल देगा निकलो रोडों पे, और बहुत बुरा हो सकता है इस दफा। आई एम नॉट किडिंग, आई नो। लाइक आजकल आपने एक चीज नोट की है, जब से 2025 का स्टार्ट हुआ है, एक बैड वाइब नहीं आती आपको? आ गया ना। हाँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी तो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, जनवरी से। हाँ 2025 से तो जब से ये आया है जनवरी फरवरी 2025 के मतलब बस आपको एक डर है कि बस वो 3 दिन हमारे लास्ट ईयर मई में आपको याद होगा किस तरह गुजरे हैं हर किसी के, बस घर में बैठे हुए हैं, न्यूज खोल के ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, भाई सही हुआ क्या हुआ, क्योंकि किसी भी मतलब खिड़कियों से बाहर देख रहे हैं, ड्रोन तो नहीं आ रहा, जहाज की आवाज आ रही है, क्या चल रहा है। ये पिछले साल से शुरू हुआ है यार। मल्टीपल चीज़ें मैं लोगों को चाहूँगा से पढ़े, लोग एजेंडा 2030 के बारे में पढ़े, लोग आपको भी चाहूँगा आप ये तो एजेंडा 2030 में पढ़ो। दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, पुराना वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ कमिंग, और अब वो टाइम चेंज हो गया है, एक पावर नहीं है, मल्टीपल पावर्स हैं। ग्रीनलैंड लिया, नेटो ख़त्म है तो नेटो वर्सेस रशिया, एक फड्डा ये है, अमेरिका वर्सेस एवरीवन हु इज नॉट लिसनिंग टू इट, and Israel is the America bitch, and Israel versus Middle East और Muslim countries, ये एक अलग फड्डा है। चाइना वर्सेस ताइवान और रशिया वर्सेस यूरोप, और हम वर्सेस बराबर वाले। हाँ वो तो लोकल तो वो तो बहुत है, वो तो लिस्ट है पूरी, साउथ सुडान, सीरिया, अर्मेनिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एग्जैक्टली हर जगह जंग है वो तो फिर इस तरह। और ग्लोबल जो बेसिकली एग्रीमेंट हो गया है अभी, जो बेसिकली वेपन्स का या खरीदारी हुई है, इट हैज कॉस्ट मोर देन $1 trillion, एंड इट हैज नेवर बीन इन रियल टर्म्स दिस मच ह्यूज स्पेंड ऑन मिलिट्री एग्जैक्टली इन ह्यूमन हिस्ट्री, इन ह्यूमन हिस्ट्री। हाँ, तो तुम्हारे ख्याल से इतनी सारी बंदूकें एक दूसरे की, चलो यार बंदूकें फिर भी रिसेंट याद है, समझो 100-150 साल पहले तो तलवारें और यही चीजें थी ना। तो आप सोचो इतना 100-150 साल में ऊपर आने के बाद कि हम एक शहर को 300 साल तक, 400 साल तक, 500 साल, चलो 300 साल, उससे पहले भी तो डंडियों और तलवारों और पत्थरों से ही लड़ते थे ना। 500 साल, ठीक है ना। 300 साल मिसाल की बात लगा लो, आज हमारे पास वो वेपन है कि
पूरा शहर, ऐसे ही। ठीक है। वो तो मतलब जो आप अपनी बात कह रहे हो वेपन वाली, तो आप इसी को सोचो ना कि अगर एक ओवरऑल दुनिया में क्या बोलते हैं, ओवरऑल टोटल जो वेपन कंज्यूम हो रहा है या खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो जब $1 ट्रिलियन से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, बिल्कुल, तो इशारा यही कहते हैं ना कि वो सारी गन्स जो है एक दूसरे के अंदर थोड़ी फायर करनी है, वो जंग में ही यूज होंगी भाई, शादियों में तो नहीं होगी ना हवाई हाँ, तो फायरिंग। वॉर इज कमिंग भाई, द वॉर इज कमिंग, पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, इवन इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज जो एक सिस्टम था वन पावर का वो खत्म हो रहा है। और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर पीपल एज वेल, 1815 में जब नेपोलियन हारा था ना, तो 1815 से 1914 तक ब्रिटिश वाज द सोल सुपर पावर। हाँ, so officers. It was World War I that took them down. Yeah. And then World War II that just crushed them. Exactly. World War II में लोग हमें आजादी क्यों मिली है? उनके पास पैसा नहीं था भाई सब कॉन्टिनेंट को चलाने का। बिल्कुल। This is why they just let us go. Exactly. उनके पास और कोई नहीं था, सिस्टम को कोलैप्स हो गया था, और हम लोग जो है जितने भी कंट्रीज हैं जो कॉलोनिस्ट थे बाद में, लाइक हम लोग जो कॉलोनीज थी, वो अभी भी मेंटली कॉलोनीज ही हैं, उन्हीं के सिस्टम पे हम बसते हैं। नेम मी वन कॉलोनियल कंट्री हु हैज स्काईरॉकेटेड इनटू स्टारडम, नो वन, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2, सिंगापुर मलेशिया छोड़ के यार, बाकी मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं अगेन बहुत प्राइवेट है, प्राइवेट। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब स्विट्जरलैंड की आप बात कर लो, स्विट्जरलैंड तो मुझे न्यूट्रल है मेरे ख्याल में शेंजन वीजा पे स्विट्जरलैंड में एक्सेस भी नहीं है। स्विट्जरलैंड तो खैर यूरोप में, वो तो बिल्कुल वो कॉलोनी थोड़ी सा किसी का यार नहीं, लेकिन वो तो न्यूट्रल था, वो तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी न्यूट्रल था। मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि वो उन्होंने खुद को इन अ वे प्रोटेक्ट किया है। सिंगापुर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सिंगापुर मलेशिया की बात कर रहा हूँ। वो भी तो बाहर है ना हर चीज से। नहीं, बाहर तो है, बट देखो वो सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं ना, ग्रोथ पे, फाइनेंस पे और पैसों पे ना, तो उनको कोई छेड़ नहीं रहा। एग्जैक्टली। कोई ऐसी कॉलोनियल बता दो जो पहले कॉलोनी थी किसी वेस्टर्न यूरोप की और अभी आगे वर्ल्ड प्लेयर बनी हो। नहीं है। इंडिया को कहते हैं, इंडिया तो खुद इसके एल लगे हुए भाई। हाँ भाई, 80 करोड़ 90 करोड़ लोग तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं खाने पीने के, तो हालात तो वही है। जीडीपी पर कैपिटा कहाँ है, वो वहीं पे पहुंचा हुआ है। में करप्शन हो रही है, हर जगह करप्शन हो रही है। तो वो वैसा का वैसे ही खड़ा हुआ है। तो अगेन बात वही है कि सिस्टम चेंज हो रहा है। जो तलवार है वो पहले एक बंदे के पास थी, अब बहुत सारे लोगों को तलवार होगी। तो एक्सपेक्ट मोर वॉर्स हैपनिंग। अब ये यूनिटरी वर्ल्ड नहीं है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो ये दैट्स माय 2 cents। अल्लाह खैर करेगा भाई। देखते हैं क्या होता है अगले 3 से 5 साल में। मतलब एक वाइब आती है ना, वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा ही। खैर, थैंक यू अलीम भाई फॉर कमिंग फॉर टुडे पॉडकास्ट। और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी आज की पॉडकास्ट। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।